आशीष छात्र कक्षा 10वीं के विद्यार्थी स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अध्याय 5 और यह एक कविता है। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा पंत। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। सबसे पहले कवि परिचय, उसके बाद कविता वाचन, फिर कविता की व्याख्या और उसके पश्चात प्रश्न और अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। कवि परिचय। सबसे पहले कवि परिचय में उनका जन्म तो 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा में, जो आज उत्तराखंड में है, जन्म हुआ था आपका। पंत जी की शिक्षा बनारस इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के आह्वान पर आपने कॉलेज छोड़ दिया था और इनका दर्शन, इनकी विचारधारा देखें जो इनकी रचनाओं में झलकती है। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा भी इनके यहाँ आई है और नव्य वेदांत दर्शन और अरविंद दर्शन की भी झलक आपकी कविताओं में दिखती है। मार्क्स और गांधी का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में है। आपने जो पेशा अपनाया, जीविका हेतु जो पेशा अपनाया, उदय शंकर संस्कृत केंद्र से जुड़े आकाशवाणी के परामर्शदाता यानी सलाहकार है और लोकायतन सांस्कृतिक संस्था भी आपने स्थापित की। आपकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि आपकी रचनाएं हैं। आपको प्राप्त पुरस्कार वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद रचना पर दिया गया। आपको वर्ष 1961 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया। वर्ष 1969 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको चिदंबरा के लिए दिया गया। शब्दों के शिल्पी 28 दिसंबर 1977 को नहीं रहे। पंत जी का निधन हो गया। अब आइए देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं, जिन्हें हम 2 वर्गों में बांटते हैं सुविधा की दृष्टि से। एक संवेदना पक्ष, दूसरा शिल्प पक्ष। तो संवेदना पक्ष में देखते हैं कि कैसे भाव, कैसे अर्थ इनकी कविताओं में आए हैं। आप छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और छायावाद रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद से जुड़ता है, जहां प्रकृति प्रेम, व्यक्ति प्रेम, प्रकृति और व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध, नारी सौंदर्य संबंधी चेतना बड़ी सूक्ष्मता के साथ आई है। आपके यहाँ ये सारे तत्व मौजूद हैं। सौंदर्य चेतना का उदाहरण देखें। सुंदर हैं सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। और आपके यहाँ नारी सौंदर्य की चेतना देखें, जो गहनता के साथ आई है, नग्नता जहां कहीं भी नहीं है। देखिएगा इसका उदाहरण। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। देखिएगा इनके यहाँ सौंदर्य चेतना बड़ी पवित्र है, सुकुमार है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, सरल भौहों में था आकाश, हास में शैशव का संसार। ऐसे सौंदर्य चेतना वाले, सूक्ष्म से चेतना, सौंदर्य की सूक्ष्म चेतना वाले पंत आगे जब द्वितीय चरण में उनकी रचनाएं प्रवेश करती हैं तो मार्क्स का प्रभाव है, जिसे हम साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा कहते हैं। विचारधारा जो मार्क्सवाद से प्रेरित है, शोषकों के प्रति रोष है, गुस्सा है, क्रोध है और शोषितों के प्रति सहानुभूति है, दलितों वंचितों के प्रति सहानुभूति है। इस तरह प्रगतिवादी विचारधारा जो पूंजीवाद और सर्वहारा के वर्ग संघर्ष को दिखाती है, यहाँ पर भी आपने रचनाएं की हैं। इसका उदाहरण देखिए, मार्क्सवादी प्रभाव का आपकी रचनाओं पर उदाहरण देखिए।
देख रहा हूं आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूं जटिल जगत पर जन मन से। तो इस तरह की इनकी रचना है। और जब ये लोकोन्मुखी चेतना वाली कविताएं आती हैं तो अलंकार इनके यहाँ बहुत कम हो जाते हैं। स्वयं उन्होंने घोषणा भी की है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। आप देखिए कि इनके जो रचनाओं का तीसरा चरण है अरविंद दर्शन पर, अरविंद दर्शन से प्रभावित है, नव्य वेदांत दर्शन से प्रभावित है। तो नव्य वेदांत दर्शन जिसमें अलग अलग जो है हमारे भारत के पुराने जो दर्शन ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद हैं, और उसके बाद के जो ग्रंथ विकसित हुए, उसके बाद आप देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, कृष्णन जैसे महानुभाव, विवेकानंद जैसे विभूतियां जो हमारी सभ्यता संस्कृति को नए तरह से संभाल रही थी, यानी पुनर्जागरण के दौर के जो मनीषी थे, जो नव्य वेदांती कहे गए, उनका आपके ऊपर, पंत जी के ऊपर गहरा प्रभाव है। आप देखिए महर्षि अरविंद के मानववाद का प्रभाव है, और अरविंद दर्शन का जो मानवतावाद है, जो अध्यात्म है, इसका एक उदाहरण देखिए, पूर्ण मानव वह ईश्वर, मानव का विधि उसके भीतर, यानी भाग्यवाद का खंडन किया गया है। तो इस तरह इनकी रचनाएं हैं। यहां हम मानववाद और मानवतावाद में सूक्ष्म अंतर नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत संक्षेप में ये कहें हम कि मानववाद इहलोक यानी इस लोक की चिंता करता है, इस लोक में रहते हुए कल्याण की बात करता है, और मानवतावाद में इहलोक और परलोक दोनों से रिश्ता जोड़ने की बात कही गई है। तो इस तरह है आपकी ये साहित्यिक विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि साहित्यिक विशेषताओं में शिल्प पक्ष, भाषा इनकी खड़ी बोली हिंदी है। शब्दों का जो चयन है, तात्समिक शब्दों का आपने प्रयोग किया, संस्कृत निष्ठ हिंदी है आपके यहाँ, लेकिन जब ये प्रगतिवादी रचनाएं करते हैं तो फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कम हो जाता है। आप में, आपके काव्य में जो भाषा है वह नया स्वरूप ले लेती है, वह अलग तरह का स्वरूप ले लेती है, नवीन अभिव्यंजना एवं काव्य भाषा दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि आपका शब्दों का चयन विशेष प्रकार का है, और आपके यहाँ अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण पर्याप्त मात्रा में कहें या भरे पड़े हैं। आपकी कविता में, पंत जी की कविता में लय है, तुक है, आरोह अवरोह है, यानी उतार चढ़ाव है। छंदों से मुक्त की बात कहते हैं, छंदों से मुक्ति ही है आपके यहाँ कविता में, लेकिन बिंब भरे पड़े हैं और नए नए प्रतीकों को गढ़ा गया है आपके यहाँ। तो ये शिल्प पक्ष। छात्रों, प्रारंभ करते हैं कविता वाचन, और कविता को हम सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, 3 खंडों में विभाजित कर लेते हैं। पहला खंड हम ले रहे हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल में परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इस खंड में हम देखें, इस अंश में हम देखें कविता के में, तो शब्दार्थ सबसे पहले देखें, फिर हम व्याख्या देखते हैं। पावस वर्षा ऋतु, पल पल प्रतिक्षण, वेश रूप, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखला करदनी के लिए,
मेखला, मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। मेखला के आकार जैसी, मेखला करदनी जैसी पहाड़ी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अपार, सीमाहीन, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अ माने नहीं, पार सीमा। सहस्र, हजार। दृढ़, नेत्र। अवलोक, देखना। निज, अपना। महाकार, महा आकार यानी विशाल आकृति। चरण, पैर। ताल, तालाब। दर्पण, शीशा। तो ये पहले काव्यांश के हमने शब्दार्थ लिए। अब इस काव्यांश की हम व्याख्या कर लेते हैं, और व्याख्या में हम देखते हैं कि कवि देख रहा है वर्षा ऋतु को। पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी, यानी वर्षा का समय था। पर्वत प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति का रूप प्रति क्षण यानी हर क्षण बदल रहा था। देखिएगा, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखला के आकार जैसा, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखला के आकार जैसा विशाल पर्वत अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। कवि ने कल्पना की है, और सुमन का अर्थ होता है पुष्प या फूल। ये पुष्प या फूल पर्वत के ऊपर हैं, जो वृक्ष हैं वहां पर, तो अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से नीचे जल में निज महाकार, जो पर्वत के नीचे तालाब है, तलहटी है, जहां पानी भरा हुआ है, वहां पर अपना आकार देख रहा है। स्पष्ट किया है कवि ने, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। और वह तालाब एक दर्पण की तरह है, जिसमें पर्वत का, विशाल पर्वत का, जो मेखलाकार पर्वत है, उसका चित्र तालाब में खिंचा हुआ है। देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा बिंब की दृष्टि से, यानी कविता के शिल्प की दृष्टि से देखें तो जो बिंब आए हैं, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल में परिवर्तित प्रकृति वेश में गतिशील बिंब है। और अगली पंक्तियों में मेखलाकार पर्वत अपार से निज महाकार तक जो पंक्तियां हैं, उनमें विराट बिंब यानी विशालता दिखाई गई है, इसलिए विराट बिंब चित्रित किए हैं कवि पंत ने। अब आगे देखिए, कविता का दूसरा अंश ले रहे हैं हम। दूसरे अंश में देखें, यह अंश गिर का गौरव गाकर झर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिएगा, अगला दृश्य देखिएगा, जो शब्दों के माध्यम से कवि पंत ने खींचा है। देखिए, गिर का गौरव गाकर झरझर, पर्वत का कोई गौरव गा रहा है, उसकी जो यशो गाथा है, यश का, कीर्ति का जो वर्णन कर रहा है, कौन है आगे स्पष्ट होगा। मद में नस नस उत्तेजित कर, जो मस्ती में, नस नस में यानी प्रत्येक रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक पोरु पोरु में, अंग अंग में एक उत्तेजना, एक जोश भर देता है। कौन है वो? मोती की लड़ियों से सुंदर। कैसी लड़ियां? मोती जैसी चमकती लड़ियां। झाग भरे निर्जर, झाग से भरे हुए झरने पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं, उसकी यशोगाथा गा रहे हैं, और व्यक्ति के नस नस में उत्तेजना यानी जोश भर रहे हैं।
देखिएगा, आगे पंक्तियां देखिएगा। गिरिवर के उर से उठ उठकर, अगला दृश्य है, उस विशाल पर्वत से, उस श्रेष्ठ पर्वत से, गिरिवर से उठ उठकर, यानी गर्दन उचका उचका कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, तरवर होता है वृक्ष, यहां लिखा हुआ है तरवर शब्द का अर्थ यहां लिखा हुआ है वृक्ष, तो यानी पेड़, पेड़ जो है क्या कर रहे हैं झांक रहे नीरव नव पर, नीरव का अर्थ होता है शांत, नव का अर्थ आकाश, शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। अनिमेष एकटक, अनिमेष अटल, बिना गतिशील हुए, यानी एक जगह खड़े होकर, स्थिर होकर, पर विशाल जो पर्वत को, विशाल पर्वत पर जो उगे हुए तरवर यानी वृक्ष हैं, वे आकाश की ओर देख रहे हैं। यहां एक शब्द, दो शब्द और हैं, कुछ चिंता पर ये जो महत्वाकांक्षाओं से भरे जो वृक्ष हैं, कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, कुछ निराशा में डूबे हुए हैं। तो यहाँ ये व्यंग्य है इन महत्वाकांक्षाओं वाले तरवर पर। और यहां भी आप देखिएगा कि गिर का गौरव से लेकर झाग भरे निर्झर में कोमल और सुकुमार बिंब दिखाई देते हैं, वहीं गिरवर के उर से उठ उठकर से लेकर कुछ चिंता पर दृश्य बिंब दिखाई देते हैं। अब आइए कविता के तीसरे अंश पर, और इस अंश में हम देखते हैं कहां से लिया है, शुरू किया है इस अंश को, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, दस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहां देखिए कवि दूसरे दृश्य की कल्पना कर रहा है अपने मस्तिष्क में, मन में, हृदय में। क्या दृश्य है? उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर शब्द का अर्थ है पहाड़, पहाड़ अचानक उड़ गया, नहीं ऐसा नहीं है, पहाड़ नहीं उड़ा है, पहाड़ जैसी कोई चीज उड़ी है, यानी विशाल आकृति जैसी दिखने वाली कोई चीज उड़ी है। क्या उड़ी है? फड़का अपार पारद के पर, पारद के लिए पाठांतर यानी एक संकेत किया गया, वारिद शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस वारिद शब्द का अर्थ, वारिद शब्द का अर्थ जल का भंडार यानी बादलों के लिए ही है। तो यहां से संकेत मिलते हैं, यहां से वारिद का अर्थ क्या है? बादल, और विशाल पर्वत जैसे दिखने वाले बादल तेजी से उड़े, यानी तेजी से बादल एकत्र हो गए। देखिएगा, रव शेष रह गए हैं निर्झर, चारों तरफ रव का अर्थ होता है शांति, रव शेष। अब किसका रव शेष रह गया? रव जो है क्या कहते हैं, रह गया है केवल किसका? रव शेष, अन्य कोई आवाज नहीं है, केवल झरनों की ही ध्वनि सुनाई पड़ रही है टूट पड़ा भू पर अंबर, मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे धरती पर, पृथ्वी पर आकाश ने आक्रमण कर दिया है। टूट पड़ना, टूट पड़ना का भी अर्थ होगा आक्रमण करना। टूट पड़ना का भी अर्थ होगा आक्रमण करना। देखिए, तो आगे देखिए, जब तेज वर्षा हो रही है तो वृक्षों की हालत, जो पहाड़ी वृक्ष हैं उनकी क्या स्थिति है? धस गए धरा में सभय शाल, साल के जो लंबे लंबे वृक्ष हैं जमीन में धस गए, यानी वे या तो झुक गए या दिखाई नहीं पड़ रहे,
क्योंकि तेज वर्षा बादलों ने चारों तरफ से पहाड़ों को घेर लिया। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ऐसा लग रहा है तेज वर्षा में अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और बूंदें इस तरह से गिर रही हैं, इस तरह से झर रही हैं, गिर रही हैं कि अब दृश्यता बहुत मामूली सी हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तालाब में जो बूंदें गिर रही हैं उससे ये लग रहा है कि वहां से धुआं सा उठ रहा है, यानी तालाब में आग लग गई है। ये विरोधाभास है। यहाँ पर तालाब में आग नहीं लगती, पानी में आग नहीं लगती, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आगे देखिए अगली पंक्तियां। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान में विचर विचर, जलद बादल, बादलों का यान यानी बादलों के बीच में, विचर विचर घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षा का देवता भारतीय मान्यताओं के अनुसार इंद्र को माना जाता है, तो वर्षा का देवता जैसे जादूगरी कुछ कर रहा है, कुछ चमत्कार कर रहा है। तो कविता में आगे बढ़ते हैं हम और प्रश्न अभ्यास देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पावस ऋतु में बादल चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ कर विशाल बादल आकाश में एकत्र होने लगते हैं। वे बादल बिजली की कड़क के साथ जब आते हैं तो हमें डराने लगते हैं, और जब वे मढ़े हुए बादल, जब वे सफेद रंग के बादल आते हैं तो तेज घनघोर वर्षा करते हैं। आप देखिए वर्षा होने पर तालाब पानी से लबालब हो जाते हैं, तालाब पानी से लबालब हो जाते हैं। तमाम तरह के कीट पतंगे, मेढक, झींगुर आदि आवाज करने लगते हैं। आप अपनी समझ से भी इसको लिख सकते हैं। देखिएगा कविता के आधार पर ही देखें तो आप देखिए पहाड़ों पर क्या स्थिति होती है कि जब बादल उस पहाड़ को घेर लेते हैं, विशाल वृक्ष, जो लंबे लंबे वृक्ष पहाड़ों पर खड़े हुए हैं, वे उसमें धंसे हुए यानी डूबे हुए प्रतीत होते हैं, यानी गुम हुए लगते हैं, यानी विशाल वृक्ष गुम जैसे हो जाते हैं। पर्वतों के ऊपर खड़े विशाल वृक्ष गुम हो जाते हैं। इस तरह से जमीन यानी धरती गीली हो जाती है, आकाश में बादल दिखाई पड़ते हैं और तालाब पानी से भर जाते हैं। मेढक झींगुर आवाजें करने लगते हैं और किसान मनुष्य अगर देखें तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि फसल के उसे भविष्य में अच्छी होने की संभावना दिखती है। तो आप कविता के आधार पर भी स्पष्ट कीजिए इस प्रश्न को, और कविता से बाहर भी कर सकते हैं। ये आपकी सामान्य सोच पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, मेखलाकार शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है क्या? कमरबंद, और ये एक गहना होता है, आभूषण होता है, तो इसे करधनी भी कहते हैं। तो पहाड़ों की जो लंबी श्रृंखला है, घुमावदार जो श्रृंखला है, वह धरती पर एक मेखला के आकार जैसा रूप ले लेती है। इसीलिए पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसको मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें जगह जगह उभार वगैरह दिखाई देने लगते हैं। और कवि ने जो इस शब्द का प्रयोग किया है वो पहाड़ों की विशालता दिखाने के लिए किया है। पहाड़ लंबाई की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से एक विशाल आकार ले लेते हैं, तो इसी विशालता को दिखाने के लिए कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्र शब्द का अर्थ है हजार, दीर्घ नेत्र, सुमन पुष्प। यहाँ जो पहाड़ हैं उन पर तमाम तरह के वृक्ष खड़े हुए हैं, उन वृक्षों पर
अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि इन वृक्षों पर लगे हुए पुष्प, नेत्र रूपी पुष्प क्या है, हजारों नेत्र रूपी पुष्प। कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने इसका प्रयोग उस प्रतिबिंब, जो विशाल पहाड़ है और जो नीचे तालाब पानी से भरा हुआ है, उसमें विशाल पहाड़ का जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए किया है। तो आप समझ गए होंगे कि नीचे जो तालाब में दर्पण जैसा जो तालाब है, जिसका पानी बहुत स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है, उस तालाब में जो पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और अपना ही प्रतिबिंब देख रहा है पहाड़, ये उसके नेत्र हैं। ये पुष्प जो है उसके अपने नेत्र हैं और इस तरह पहाड़ अपने विशाल आकार को निहार रहा है, देख रहा है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? देखिएगा, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, शीशे के साथ। शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, चेहरा देखते हैं, परछाई देखते हैं, चित्र देखते हैं अपना ही। तो तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? दर्पण के साथ, क्योंकि उस तालाब में विशाल पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? सहस्र दीर्घ सुमन जो उसके पुष्प है, उन्हीं से वो देख रहा है। तो चौथे प्रश्न को आप समझ गए होंगे। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़िए। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? देखिएगा, पर्वत के हृदय से, पहाड़ के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए देख रहे थे, जो उनके भीतर ऊंची ऊंची इच्छाएं थीं, जिन्हें वे पा लेना चाहते थे, इसलिए देख रहे थे। लेकिन बादलों में धंस जाने से उनकी इच्छाएं जैसे गुम सी हो गई हैं, उनकी इच्छाओं का जैसे घमंड चूर सा हो गया है। ठीक है ना? विशाल वृक्षों को बादलों ने अपने भीतर समा लिया है। देखिएगा, आगे चलिए। अगला पांचवा प्रश्न जो आप देख रहे थे, उस प्रश्न को देखिए आप। तो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर देखकर शायद ये सोच रहे होंगे कि वे आकाश को छू लें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। कैसे वे इतना ऊंचा उठ सकते? संभव ही नहीं। इस तरह उनकी ऊंची ऊंची इच्छाएं धरी की धरी रह गई। ऐसे ही मनुष्य की भी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो ये जो वृक्ष हैं, मानव को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ठीक है ना? मनुष्य को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला छठा प्रश्न देखिएगा। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? आकाश में अचानक बादल उठे और बादलों के साथ अचानक तेजी से तीव्र वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा हुई और परिणाम क्या निकला? वर्षा के बाणों से, वर्षा ने जैसे आकाश ने धरती पर जैसे वर्षा के बाणों से आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण के डर से ही शाल के वृक्ष धरती में धस गए, यानी वे गुम हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिएगा। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो आप देखिए कि झरने किसी और का नहीं, पहाड़ों के ही गौरव का गान कर रहे हैं। पहाड़ों से ही झरने नीचे उतरते हैं और एक ध्वनि उत्पन्न होती है पानी के नीचे उतरने की या गिरने की। तो
आप देखिए कि बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कि बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ी से की गई है। मोतियों की माला, लड़ी का मतलब माला, मोतियों की माला से की गई। तो पानी जब गिरता है, बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है, तो बहुत चमकदार और प्रकाश की किरणें जब उसके ऊपर गिरती है तो और चमक फैलती है। तो मोतियों की लड़ी से की गई है। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं और आप देखिए, ख, भाव स्पष्ट कीजिए और कविता से कुछ पंक्तियां ली गई हैं और पहली पंक्ति हम ले रहे हैं, है टूट पड़ा अंबर। इस पंक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो है टूट पड़ा अंबर, आप कविता में देखिए कि अंबर का अर्थ आकाश, आकाश अपने वर्षा रूपी बाणों के साथ टूट पड़ा है। इसका मतलब बहुत तेज वर्षा हो रही है, आकाश में उठे हुए बादल घनघोर वर्षा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आकाश में बादलों के माध्यम से बहुत तेज वर्षा हो रही है। अगला बिंदु देखते हैं, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जलद यान, बादलों का यान, इंद्र वर्षा का देवता, और इंद्रजाल मायाजाल, चमत्कार, जादूगरी। तो कहा जाता है कि इंद्र को ये चीजें आती थी, जादूगरी यार। तो विचर विचर, घूम घूम कर, यूं ऐसा, ऐसा लगता है जैसे बादलों के यान में, बादलों रूपी यान में इंद्र घूम घूम कर अपना चमत्कार दिखा रहा है। अगला बिंदु देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहाड़ों के हृदय से ऊंचे उठ उठ कर महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए वृक्ष झांक रहे नीरव नव पर, शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। यानी वे आकाश को छूना चाहते हैं, लगातार देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, अटल स्थिर होकर देख रहे हैं, किंतु वे ऊंचाई को छू नहीं पा रहे हैं, आकाश की ऊंचाई को छू नहीं पा रहे हैं। तो आगे देखिए, कविता के शिल्प पक्ष की ओर हम बढ़े तो कविता में सौंदर्य तत्व को देखते हैं और इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, यह प्रश्न है। तो मानवीकरण अलंकार समझिएगा, मानवीय क्रियाकलापों को प्रकृति पर आरोपित कर दिया जाए तो इसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार यूं तो पाश्चात्य साहित्य से भारतीय हिंदी साहित्य में स्वीकृत किया है और यहां कुछ अन्य रूपों में पहले प्रचलित रहा, लेकिन मानवीकरण जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है वह पाश्चात्य प्रभाव है। देखिएगा, हिंदी विशाल हृदय वाली भाषा है, उन्होंने स्वीकार किया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, पूरी कविता मानवीकरण अलंकार से भरी पड़ी है। देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, पुस्तक में देख लीजिए कि विशाल पर्वत है और उस पर सहस्र दृग सुमन, यानी विशाल पर्वत अपने 1000 फूल रूपी नेत्रों से अपनी ही आकृति को देख रहा है। तो ये मानवीकरण है। आप देखिए कि
जो तालाब है जिसके चरणों में पला ताल, यानी पहाड़ के नीचे तलहटी वाले हिस्से में जो तालाब पल रहा है, दर्पण सा फैला है विशाल जो, तो ये तालाब एक शिशु की तरह दिखाया गया है, बच्चे की तरह दिखाया गया है, जिसका पोषण कौन कर रहा है? पहाड़ ही कर रहा है। अब आप देखिए, आगे देखिए कि जो झरने हैं वे शोर कर रहे हैं, तो ये भी मानवीय क्रियाकलाप है। आगे देखिए, वृक्ष हैं उच्चाकांक्षाओं से तरवर, यहां पर भी मानवीय क्रियाकलाप दिख रहा है कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं वृक्ष, और आकाश को छूने की यानी ऊंचाइयों को छूने की चाह रखते हैं, और एक टक होकर लगातार अटल यानी स्थिर होकर इस काम में लगे हुए हैं। तो ये भी मानवीय गतिविधि है, पुस्तक में आप देख सकते हैं। देखिएगा, उड़ गया अचानक लो भूधर, बादल रूपी पंख फड़फड़ाकर उड़ गया, ये भी जीव जगत से जुड़ी हुई क्रिया हो गई, तो ये भी मानवीकरण है। अब देखिएगा, बादल जब अचानक बारिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश रूपी बाणों ने आकाश से धरती पर आक्रमण कर दिया हो, तो यह भी एक मानवीकरण है। आगे देखिएगा, इंद्र अपना इंद्रजाल यानी जादूगर या चमत्कार बादल रूपी यान में घूम घूम कर चारों तरफ कर रहा है, तो यह भी एक मानवीय गतिविधि है। तो पूरी कविता मानवीकरण से भरी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में इस कविता में सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, कविता की संगीतात्मकता पर। देखिए, अनेक शब्दों की आवृत्ति, आप अलंकार पढ़े होंगे तो वहां पर आवृत्ति होती है, यानी दोहराए जाते हैं और उससे विशेष प्रकार की ध्वनि आ जाती है कविता में। तो ये बात सही है कि अनेक शब्दों की आवृत्ति भी कविता के लिए, कविता के सौंदर्य के लिए आवश्यक हो सकती है। कविता की संगीतात्मकता और कविता की चित्रमयी भाषा, आप देखिए कि इस कविता में अनेक चित्र, प्राकृतिक चित्र खींचे गए हैं। जहां शब्दों की आवृत्ति के लिए आप अगर उदाहरण कोई देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पव पवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है यहाँ पर। और यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। देखिएगा, एक पंक्ति है, गिर का गौरव गाकर झर झर, तो ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। झरझर एक ध्वन्यात्मकता को प्रकट करता है, झरने की आवाज जैसे ध्वनित हो रही है कविता में। आगे देखिएगा, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, तो झरझर उठ उठ, ये जो शब्द हैं ऐसे लगता है कोई क्रिया हो रही है, और इस तरह ये जो वर्ण या शब्द हैं एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। शब्दों की चित्रमयी भाषा पर आइए, तो शब्दों के माध्यम से चित्र खिंच जाते हैं। देखिएगा, मेखलाकार पर्वत अपार, इससे पर्वत की श्रृंखला का चित्र मन मस्तिष्क में बन जाता है। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, इससे भी जो है एक
फूलों से, वृक्षों से भरे पहाड़ का चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है, जो अपने ही आकार को नीचे तालाब में देख रहा है। देखिएगा चित्रमयी भाषा का एक और उदाहरण देखिएगा कि उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी भूधर यानी विशाल पहाड़ जैसा दिखने वाला बादल अचानक उड़ गया। तो यह भी ऐसे लगता है कोई विशाल बादल जो है घुमड़ उमड़ के इकट्ठे हो गए, तो यह भी एक चित्र बन जाता है। तो तीनों ही चीजें, तीनों ही बातें, विचार कविता के लिए काम्य हैं, उपयोगी हैं। शब्दों की आवृत्ति, चित्रमयी भाषा और संगीतात्मकता। संगीतात्मकता का मतलब है कविता में लय का होना, कविता में तुक का होना, कविता में एक उतार चढ़ाव दिखाई पड़ना, और इस उतार चढ़ाव से कविता में एक संगीतात्मकता आ जाती है। आप देखिए कि पूरी कविता में जैसे धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, शाल ताल विचर इंद्रजाल, तो ये जो बाद में वर्ण आया इसको हम अनुप्रास का एक हिस्सा है, अनुप्रास का ही एक भेद है अंत्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास से लय बन जाती है कविता की। पूरी कविता अंत्यानुप्रास से भरी पड़ी है, यानी कविता में लय है। तो अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। देखिएगा हर जगह पावस ऋतु के जो रूप हैं उनका कवि अपने शब्दों के माध्यम से चित्र खींचता चला गया है। देखिएगा, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, तो ये चित्र खिंच गया। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, ये भी एक चित्र खिंच गया। आप देखिए कि जब बहुत तेज घनघोर वर्षा हो रही है, धस गए धरा में सब है शाल, यानी वृक्ष बादलों के बीच गुम हो गए, धरती में घुस गए। तो ये पूरी की पूरी कविता चित्रात्मक शैली से भरी पड़ी है। हर पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चित्र खींचे गए, इसीलिए इन्हें यानी पंत को चित्र भाषा का विशेषज्ञ माना जाता है। चित्र भाषा में कुशल हैं सुमित्रानंदन पंत। अब आगे आप देखिए कि यहां से आगे हम कुछ परियोजना कार्य ले लेते हैं कि प्रकृति की किसी घटना को, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति की किसी घटना को आप अपने तरीके से, अपने शब्दों के माध्यम से शब्दों में बांधिए, यानी उस घटना का वर्णन कीजिए। तो ये आपके लिए परियोजना कार्य है, और ये शब्द सीमा नहीं है, ये आप विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरे, आप देखिए इस कविता का सार आप देखिए कि इस कविता की जो हमने अब तक व्याख्या की, शब्द और अर्थ समझे, इस कविता के भाव को जो हमने समझा, उस आधार पर 60-70, लगभग 60-70, कुछ कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सार स्वयं लिखिए, अपने मन मस्तिष्क से लिखिए, तो आपके मन में भी कविता में जो रचनात्मकता है वो दिखाई देने लगेगी, और आपका भी मन जो होगा ना, वो कविता को समझ पाएगा, कविता के सार तत्व को समझ पाएगा। तो आशा करता हूं कि पर्वत प्रदेश में पावस
जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, आपने हर दृष्टिकोण से कैसे कवि परिचय, कविता वाचन, कविता की शब्द और अर्थ के साथ व्याख्या, उसके बाद कविता पर आधारित प्रश्न, कविता के सौंदर्य पर आधारित प्रश्न और अंत में परियोजना और गृह कार्य को आपने समझ लिया होगा कि किस तरह करना है।